जब हमारे हाथों में मोबाइल आया, इंटरनेट आया, हमने दुनिया को देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया तरह तरह की चीज़ों को। उसके बाद हमने कंपेयर करना शुरू किया कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। तब हमने एक चीज़ नोटिस की कि हमने बहुत तरक्की तो की है, लेकिन जब कोई पैनिक आता है अपने देश में ना, हमारे देश में, चाहे वो 2020 का हो, 21 का हो, तब हमको लगता है कि जो पेस होनी चाहिए थी, जो गति होनी चाहिए थी, उस गति से हम आगे नहीं बढ़े हैं। क्योंकि बाकी और भी तो देश हैं जो हमसे भी पिछड़े हुआ करते थे एक समय, और वो आज हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो फिर प्रॉब्लम आई कहाँ, गलती हुई कहाँ हमसे? अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ देखने हुए मैंने देखा कि दुनिया जो है वो 1970 के बाद पहली बार है जो इतनी बड़ी ऑयल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। 1970 में हुआ क्या था कि 1970 में जो खाड़ी देश है वहाँ युद्ध हो रहा था, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो ऑयल प्रोडक्शन अचानक रोक देंगे। रातों रात ऑयल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई थी, यानी जिस तेल की कीमत 20 रुपये थी वो 80 रुपये हो गई थी। और जब तेल की कीमत 20 रुपये से 80 रुपये जाएगी तो आप फिर कैलकुलेशन लगा लो कि कौन कौन सी चीज़ें और महंगी होने वाली होंगी या हो गई थी। भयंकर क्राइसिस आया था, बहुत सारे जॉब्स गए थे, पूरी इकोनॉमी का बाजा बज गया था दुनिया भर में। उसके बाद कुछ देश हैं जिन्होंने इससे सबक लिया, और उनमें से सबसे पहले आता है अमेरिका और चाइना। उन्होंने समझ लिया कि भाई इससे भी हमें ऑयल पर डिपेंड नहीं होना है। उन्होंने इतने बड़े बड़े रिजर्व्स बनाए, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, अमेरिका को तो छोड़ दो आप। चाइना ने इतने बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स बनाए, अपने यहाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि 6 महीने भी अगर उनको तेल गैस नहीं मिले ना आज से, तो 6 महीने तक भी कोई घबराने वाली बात नहीं थी उनके। फिर उन्होंने एक समझा कि भाई ऐसा भी किया जाए कि तेल को इस्तेमाल ही कम किया जाए, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना शुरू किया, उन्होंने सोलर पावर प्लांट बनाना शुरू किया। और आज हालात ये हैं कि उनके पास 50% से भी ज़्यादा गाड़ियाँ जो उनके शहर में लोग चला रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तेल का, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो। यानी कि 100 में से 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो उनकी सड़कों पर दौड़ रही है ना, वो इलेक्ट्रिक से चल रही हैं। भारत कहाँ आता है? जो 6 महीने तक ऑयल रिजर्व चाइना के पास है ना, भारत के पास 40 से 45 दिन का है। और भारत में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वाले लोग सिर्फ 2 से 3% है, यानी 100 में से सिर्फ 2 या 3 गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं भारत में। बाकी के 97-98% गाड़ियां जो हैं वो अभी भी डीजल और पेट्रोल पर डिपेंड करती है। और ये जो कच्चा तेल है जो ये देश हमको देते हैं या फिर हम खरीदते हैं जिन्हें, अब ये दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी तो ज़्यादा दाम देकर खरीदना होगा। वो सामान जब हमारे यहाँ आएगा तो उसको तैयार करने का प्रोसेस भी महंगा होगा, तो बाकी सारी चीज़ें भी महंगी होंगी। अब ऐसा समझ लो कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही महंगा नहीं होने वाला है। जो गाड़ियों में तेल इस्तेमाल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल, उससे दवाओं में भी, मतलब उसका काम दवाओं में भी पड़ता है। 90% से भी ज़्यादा जो दवाओं का हिस्सा है वो क्रूड से बनता है, बाय प्रोडक्ट है क्रूड का। हम जो कपड़े पहनते हैं कॉटन के अलावा, इनमें भी क्रूड का बहुत बड़ा रोल है। यूरिया जो खेतों में इस्तेमाल करते हैं किसान, उनमें भी क्रूड का बाय प्रोडक्ट यूज़ होता है। यानी क्रूड से इतनी चीज़ें बनती हैं। अब सोचो, खेत में किसानों को महंगा होगा यूरिया खरीदना, तो खेत के पैदावार भी महंगाई की मार झेलेगा। दवाएं महंगी होंगी, मिलेंगी भी या नहीं ये भी डाउट है। उसके अलावा जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खेत का सामान महंगा हो चुका है, दवाएं महंगी हो चुकी है, तो आपके अल्टीमेटली घर तक वो सामान पहुंचते पहुंचते कितनी कीमत की होगी, कितना दाम पे करना होगा आपको। लेकिन ये सब कुछ हमारे दिमाग में, वहम में सरकारों ने भी नहीं डाला, जिन्हें ये जिम्मा था कि कम से कम बता दो कि इस तरीके के भी दिन आ सकते हैं, सिचुएशन आ सकती है। लोगों को बता दो कि भाई आप पब्लिक व्हीकल यूज़ करो, 1% के लिए एक कार इस्तेमाल मत करो। आप 9 बजे, 8:30-9 बजे निकल जाओ दिल्ली की सड़कों पर, बेंगलोर की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर, पता चल जाएगा ना एक कार में एक इंसान, और इस कार में कितना पेट्रोल डीजल फूंका जाता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। बसों के लिए स्पेशल लेन दिया हुआ नहीं है, क्योंकि बस में जाता ही कौन है? वो जो कार में बैठा इंसान है वो तो AC चला के मस्त गाने सुनते हुए, उसको अभिमान भी है कि भाई मेरे पास कार है, मैं कार में क्यों ना जाऊं, बस में क्यों मैं 1 घंटे धक्के खाते हुए जाऊं। बस के लिए स्पेशल लेन दी नहीं गई है कि बस वो सिर्फ बस के लिए ही स्पेशल होगा वो लेन, उसमें कार नहीं जाएगा, उसमें बाइक नहीं जाएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके भी समय पर पहुंच सकता हूं, इवन जल्दी पहुंच सकता हूं अपने कार के बजाय। वो सब चीज़ें नहीं अपनाई गई अपने देश में।
वो यार इसके ऊपर जब आप बात करोगे तो हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हों आपके साथ में, लेकिन ये सच है ना। नो डाउट कि हमने तरक्की किया, हमने बहुत तरक्की किया। पाकिस्तान से देखो हमने कितनी तरक्की कर ली है, बांग्लादेश से कितना देखो आगे हम, नेपाल से कितना आगे हम, श्रीलंका से कितना आगे हम, अफगानिस्तान से कितना आगे हम। लेकिन चाइना से हम कहाँ पर हैं? सिंगापुर से हम कहाँ पर हैं? जापान से हम कहाँ पर हैं? वही जापान जो 1945 में जिनके ऊपर में परमाणु बम गिर चुका था। 2 परमाणु बम, पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। पूरा वो देश जमीन में भी लेटने लायक नहीं था, वो इतना टूट चुका था। और आज जापान कहाँ पहुँचा हुआ है? तो आप कहोगे आबादी, तो आबादी तो चाइना की भी है, हमसे पहले वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था। लेकिन ये एक माइंडसेट है अपने यहाँ। माइंडसेट क्या है कि पहले सड़क बना दो, तब याद आएगा अगर यार हमने तो पाइप डालना भूल गया, तो उसको फिर तोड़ो, पाइप डालो। फिर याद आएगा कुछ समय बाद कि हमने तो उसमें इलेक्ट्रिक के लाइन डालना भूल चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक के लाइन डालो, तोड़ो, फिर डालो। फिर अचानक याद आया कि जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, अगले साल, अगले जो भी टाइम है उसमें बेटे बेटी की शादी है, पैसे चाहिए, उसको जानबूझकर जेसीबी से तोड़ो ताकि फिर से टेंडर निकाला जा सके। ये जब माइंडसेट चलेगा तो इस माइंडसेट से हम कहाँ पहुँचेंगे? एक ऐसी इकोनॉमी बनकर रह गए हैं जो कंजम्पशन बेस्ड है, यानी उतना ही उत्पादन करो जितना हम खा सकें, जितना हम कंजम्पशन कर पाएँ, चाहे वो चीज़ों का हो, चाहे वो खाने वाली चीज़ों का हो, या जो भी हो। जबकि दूसरी इकोनॉमी है, दूसरे देश है, वो समझ गए इन चीज़ों को कि भाई हमको ज़्यादा करना होगा ताकि हम पैसे अपने घर में लेके आ सकें। जब पैसे घर में आएंगे तभी घर सुरक्षित होगा, इकोनॉमी सुरक्षित होगी तो सब चीज़ें सुरक्षित हो जाती है ऑटोमेटिक। आपके बॉर्डर सुरक्षित हो जाते हैं, आपके सारी चीज़ें सुरक्षित होती है। लेकिन जब इकोनॉमी ही सुरक्षित नहीं हो तो फिर क्या होने वाला है फ्यूचर का? हम कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बना रहे हैं अपने देश में जो उसको हम बाहर सेल कर पाएँ और जिसको हम प्राउडली कह सकें कि हमारी इकोनॉमी को ये जो चीज़ है ना ये बचा लेगा। अब तो आईटी भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तो एआई आ चुका है। आईटी में जॉब भयंकर तरीके से जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन सब में अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने दिख रही है वो ये है कि 1970 के बाद पहली बार हम उस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़े नहीं हैं, उस तरीके के आ नहीं गई, ये सिचुएशंस हो नहीं गए हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। ये ऐसा समझ लो कि 1970 में हार्ट अटैक था, तो 1900 अब तो 2026 में ये एक हाई बीपी की तरफ करा है। यानी हार्ट अटैक आ सकता है अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, अचानक से कुछ पैनिक अटैक आ जाता है, तो 1970 जैसा हार्ट अटैक फिर से आ सकता है 2026 में भी। अब हमको और आपको करना क्या है ये तो अब आप डिसाइड कर लो। चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि हमने सीरियसली लिया ही नहीं है चीज़ों को कभी भी, ना ही हमसे हमारे लीडर्स ने लिया है, ना ही हमारे लोगों ने लिया है। अब सीरियसली ले लो, और एटलीस्ट इन प्रॉब्लम से जब तक आप बाहर ना निकल जाओ, जब दुनिया बाहर ना निकल जाए, तब तक अपने आप को इस मोड में रखो कि हर चीज़ जो है वो इमरजेंसी है। हर चीज़ इमरजेंसी है, चाहे वो आपके खाने पीने की हो, चाहे कुछ भी हो, दवाएं वाएं कुछ भी हो, वो इमरजेंसी है और कुछ नहीं। अब आपके कान में आकर सरकार या कोई भी बताएगा नहीं कि इस वक्त इमरजेंसी मोड चल रहा है। आपको मान कर चलना होगा कि सिचुएशंस बिगड़ सकते हैं, बिगड़ेंगे नहीं पता, लेकिन आपके सिचुएशंस हो सकते हैं इस तरीके के। उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। जिस तरीके की बातें होंगी आऊँगा वीडियो लेकर मैं।